एक उठता हुआ बस चरण चाहिए, एक उठता हुआ बस चरण चाहिए, जनगीतों का वातावरण चाहिए, एक उठता हुआ बस चरण चाहिए। वो मैंने तो लिखा, लेकिन वो लोगों का गीत बन गया, जनगीत। वो जनगीत हो गया। जी। और ये पहला ऐसा आंदोलन था जो अहिंसक आंदोलन था। रामपुर तिराहा कांड के बाद एक ऐसा ठहराव आया उस आंदोलन में जी। कि जब कुछ भीड़ कम होने लगी थी, उस समय भी सांस्कृतिक मोर्चे ने काम किया। आज भी मुझे लगता है कि जब पहाड़ के सामने आप खड़े होते हैं तो आपका वास्तविक स्वरूप आपको पता चलता है। भूख से एक दिन रोटियों ने कहा, भूख से एक दिन रोटियों ने कहा, जलता चूल्हा हमें जाने मन चाहिए। पहाड़ एक ऐसा शब्द जिसको स्मरण करते ही मन में एक छवि उभरती है, एक विराट छवि उभरती है, एक अटल छवि उभरती है, और अपने आप में एक ऐसी खुशनुमा एक अनुभूतियाँ होती हैं कि कभी हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वहाँ घूमने चले जाते हैं, वहाँ पिकनिक करने चले जाते हैं, लेकिन पहाड़ अपने अंदर बहुत सारे दर्द भी समेटे हुए हैं। पहाड़ के साथ धरोहरें हैं, पहाड़ के साथ इतिहास है, और पहाड़ के साथ वो तमाम अनकही अनसुनी बातें हैं जिन्हें करने के लिए आज हम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में उपस्थित हुए हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ जो खुद पहाड़ सरीखा व्यक्तित्व है, क्योंकि पहाड़ सब कुछ सहकर पूरे समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए, वसुंधरा के लिए बहुत कुछ करता है। तो डॉक्टर अतुल शर्मा हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। और अपने पत्रकारीय जीवन में बहुत सारी आधारशिलाओं का सृजन डॉक्टर साहब के हवाले से हुआ है। जब मैंने आरंभ किया था तो मेरी कर्मभूमि के रूप में देहरादून का सौभाग्य मुझे मिला यहाँ कार्य करने का। उस समय एक अग्रज के रूप में, एक बड़े भाई के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में आपका सानिध्य मिला, और आज एक नई भूमिका में हम हैं। सबसे पहले तो इस चैनल के लिए, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, इंडिया टॉक, एक ऐसा मंच, आपकी कुछ शुभकामनाएं मिल जाएं तो मेरे लिए, मेरी टीम के लिए और उन तमाम दर्शकों के लिए जो आज आपको देखना और सुनना चाहते हैं, एक सौभाग्य सूचक होगा। मुझे लगता है कि ये मेरा सौभाग्य है कि एक इतने गंभीर और परिपक्व चैनल के साथ आज मैं बात कर रहा हूँ। हमारी बात एक संदेश हो सकती है, वो संदेश किसी माध्यम से आगे जाए, और पवन भाई से जिस तरह से हमारे संबंध हैं वो सामाजिक भी हैं, पारिवारिक भी हैं। तो ये जो आपका कार्यक्रम है उसका मैं स्वागत करता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और अगर आशीर्वाद देने लायक हूँ तो आशीर्वाद भी देता हूँ। बिल्कुल, आपका स्नेहाशीष निश्चित रूप से एक छाव की तरह से है, और पहाड़ में शायद ठाव कहा जाता है, तो एक ठाव की तरह भी है, सिर्फ छाव भी नहीं है, एक ठाव भी है, जहाँ बहुत सारी बातें हमें मिलेंगी, बहुत सारे गुलदस्ते के रूप में कुछ अलग अलग फूलों की खुशबुएँ, कुछ कड़वी बातें, कुछ मीठी बातें, मुझे लगता है दोनों का एक सम्मिश्रण मिलेगा, और ये सारा सम्मिश्रण एक ऐसा ब्लेंड, एक ऐसी खूबसूरती से एक ऐसी चीज़ तैयार करेगा जो हमारे दर्शकों के लिए, मुझे लगता है, स्मृतियों में आजीवन रहना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर साहब उस दौर से, जब जिस दौर का साक्षी कहीं ना कहीं मैं भी रहा हूँ, उत्तराखंड की आरंभ की बात, जब ये आदिकाल या सृष्टि काल से हम बात करें तो देवभूमि के रूप में इस धरा को हमेशा जाना जाता रहा है, लेकिन सामाजिक परिधियों में, राजनीतिक परिधियों में अगर हम बात करें तो ये 2000 के दशक की बात है जब उत्तराखंड की नींव पड़ी। लेकिन इस नींव से पहले की भी नींव, कहानी से भी पहले की कहानी क्या रही है, अगर हम वहाँ से शुरुआत करें और आज के परिप्रेक्ष्य तक आए। जी। उत्तराखंड आंदोलन, ये इसकी जो भूमिका है बहुत पहले से बन चुकी थी जी। और जब 94 के आसपास का जिक्र आया तो पूरा जनसैलाब सड़कों पे था जी। और ये पहला ऐसा आंदोलन था जो अहिंसक आंदोलन था। सारी जो जातियाँ थीं वो व्यवस्था की तरफ से थी जी। और एक भी
हथियार नहीं उठा जनता की तरफ से। जी शहादतें हुई रामपुर तराए में, महिलाओं के साथ बलात्कार तक हुए। जी और ये जो पूरा उत्तराखंड है उसमें हर घर से लगभग जी एक तो फौज में है ही, बिल्कुल। लेकिन किसी ने भी हिंसा नहीं की, अहिंसक रूप से चलता रहा। तो हम जिस समय जुड़े तो उस समय हमारे सामने 5 प थे। ओके। ये 5 प क्या थे? जी ये थी पानी, जी पलायन, जी पर्यावरण, पर्यटन और पहचान। ये उत्तराखंड आंदोलन के मुख्य बिंदु हो सकते हैं। जी इस पर ही हमने एक सांस्कृतिक मोर्चे के रूप में जब काम करना शुरू किया तो प्रभात फेरियाँ होती थी, और उत्तरकाशी में तो 100 दिन की प्रभात फेरियाँ हुई। और हम लोगों ने प्रभात फेरियाँ उस समय भी की जब कर्फ्यू लगता था, तो कर्फ्यू को तोड़ने के लिए प्रभात फेरियाँ होती थी सुबह 5 बजे उठ के। तो जो गीत उसमें गाए जाते थे जी तो वो गीत जो सर्वाधिक गाया गया और भी गाए गए, तो वो मैंने लिखा। जी वो मैंने तो लिखा, लेकिन वो लोगों का गीत बन गया, जनगीत, वो जनगीत हो गया। जी। तो उसकी एक पंक्ति से बात करना शुरू करूंगा कि विकास की कहानी गांव से है दूर दूर क्यों, विकास की कहानी गांव से है दूर दूर क्यों, नदी पास है मगर ये पानी दूर दूर क्यों। क्या बात है। ये जो सवाल था, इस सवाल को लेकर इस गीत के माध्यम से जो संघर्ष हुआ, जो लड़ाई लड़ी गई, वो धीरे धीरे अपना जोर पकड़ने लगी। रामपुर तिराहा कांड के बाद एक ऐसा ठहराव आया उस आंदोलन में कि जब कुछ भीड़ कम होने लगी थी, उस समय भी सांस्कृतिक मोर्चे ने काम किया। तो काम हुआ है, लेकिन जिस तीव्रता के साथ, इस कमिटमेंट के साथ वो आंदोलन हुआ था, उस कमिटमेंट और उस तेज़ी के साथ उसके हल नहीं मिल रहे हैं। तो इसमें भी मेरी एक पंक्ति है, मैं बताना चाहूँगा कि पहाड़ में आग लग जाती है, जंगलों में आग लगती है, पानी के झरने सूख गए हैं पहाड़ पर, चिड़िया और तितलियाँ नहीं दिखती पहाड़ पर, जल रहे जंगल को कहीं जल नहीं मिला, प्रश्नों के खेत सूख गए हल नहीं मिला, घूमने को आ गए बादल पहाड़ पर, लो पहाड़ ही पहाड़ है पहाड़ पर। क्या बात है। तो आज भी स्थिति वही है। पहाड़ जिस समय पूरे प्रश्नों से घिरता है और उत्तर नहीं मिल पाते हैं, तो बड़ा तकलीफदेह होता है जी। मुझे लगता है उसका एक रास्ता पलायन हो जाता है या और भी ऐसे हैं। आज भी मुझे लगता है कि जब पहाड़ के सामने आप खड़े होते हैं तो आपका वास्तविक स्वरूप आपको पता चलता है। आप खुद को एक बौनापन महसूस करते हैं। पहाड़ इतना विराट है, इतना अटल है, इतना दृढ़ है कि जब आप उसके सामने खड़े होते हैं तो आपको प्रकृति का वास्तविक स्वरूप पता चलता है। केदारनाथ रास्ते हम नहीं भूलें, पर्यावरण से जुड़ी हुई बातें अक्सर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहुत होती हैं, और लेकिन जब तक पहाड़ के मौलिक स्वरूप को हम नहीं पहचानेंगे तब तक शायद हमारी दृष्टि वहाँ पहुँचेगी नहीं। आपने अपनी कविताओं के माध्यम से, साहित्य सृजन के माध्यम से और इतनी विधाओं के माध्यम से 40 से अधिक जो किताबें, और मैं अभी अनौपचारिक रूप से जब चर्चा कर रहा था तो मैं देख रहा था कि आपने तमाम विषयों पर अपनी दृष्टि दौड़ाई है, और केवल आपने ही नहीं, विरासत में भी आदरणीय बाबूजी के माध्यम से, पिताजी के माध्यम से भी आपको विरासत में जो संस्कार मिले वो आज आपकी लेखनी में प्रस्फुटित होता है। तो ये जो एक सिलसिला शुरू हुआ नदियों पर बात करने का, पहाड़ पर बात करने का, आम आदमी से जुड़े विषयों पर बात करने का, क्योंकि रूमानियत में भी जा सकते थे आप, किसी और विषय में जा सकते थे, फिल्म की तरफ भी जा सकते थे। बहुत अच्छा सवाल है पवन भाई, आपने तो हमारी दुखती रख दबा दी। मुझे लगता है कि साहित्य का काम सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, साहित्य का काम परिवर्तन भी होता है जी। हम प्रदर्शन के लिए कुछ कर रहे हैं या परिवर्तन के लिए कर रहे हैं जी। हम आर्टिस्ट हैं या एक्टिविस्ट हैं, एक मोड़ पे हमें तय करना होता है जी। पहाड़ बहुत बड़ा है और उसमें जो लोग रह रहे हैं वो भी बड़े हैं। बिल्कुल। जो मैदान में रह रहे हैं या समुद्र के पास रह रहे हैं वो लोग भी बड़े हैं जी। तो वही
उसको जीवित रखते हैं या उदास करते हैं। जी। तो मुझे लगता है कि इस पर लिखने का इसलिए भी रहा क्योंकि मैं पहाड़ में ही रहा। उत्तराखंड, गढ़वाल, कुमाऊँ, जौनसार, इसमें ही मेरा जीवन निकल गया। जी। हमारे पिताजी महान स्वाधीनता सेनानी और राष्ट्रीय धारा के प्रमुख कवि श्री राम शर्मा प्रेम जी। उनकी रचनाएं तो पूरे देश में ही गाई जाती हैं। निश्चित रूप से। उसके बाद जो हमारे परिवार पे उसका प्रभाव पड़ा, हमारी बहन है कहानी लिखती हैं बहुत अच्छी, रेखा शर्मा, रंजना शर्मा बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं। तो पूरा एक जो माहौल था, और यहाँ पर हमारे घर जी। आपको तो पता है कि यहाँ सोहनलाल द्विवेदी गरीब पारिवारिक सदस्य की तरह आते रहे। जी। बाबा नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, या जितने भी ऐसे नाम हैं, सोम ठाकुर हुए, सारे पारिवारिक लोगों की तरह है। तो हमारा जो लिखना है वो हमारे लिए ऑक्सीजन की तरह हो गया। जी हाँ, जी। हमारे लिए वो ज़रूरत हो गया। जी। तो और जब ज़रूरत हो जाता है ऐसा, तो लगता है कि हम एक किताब लिखने के बाद ही पर्याप्त नहीं हुआ। जी। उसके बाद क्या, तो नया खेत जोतने लगते हैं। जी। और पूरी विनम्रता के साथ हम आज भी कहना चाहेंगे कि हम आम आदमी हैं। जी। बहुत साधारण व्यक्ति हैं। हमारे सवाल बड़े भोले सवाल हैं, और लेकिन ये भी कहना चाहेंगे कि भोले सवाल हमेशा आवश्यक सवाल होते हैं। जी। आपको इस सफ़र में बहुत सारी पीड़ाएं भी सहनी पड़ी होंगी डॉक्टर साहब। कहीं ना कहीं कष्ट सिर्फ मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से नहीं होता होगा, वो अंतर मन की एक ऐसी व्यथा होगी जो शायद आज भी ना आ पाए। लेकिन यदि कोई ऐसा अनुभव आप हमारे दर्शकों को साझा कर सकें और उन लोगों को साझा कर सकें जो इस पीड़ा को अपना हथियार बना सकें। पीड़ाओं से ही सृजन होता है सर, मुझे ऐसा लगता है। पीड़ा ना हो तो उतना सृजन हो ना। आप प्रसव पीड़ा को जानते हैं जी। या कोई भी, जब तक आपको कोई दबाव नहीं होगा, कोई तकलीफ़ नहीं होगी, तब तक कुछ बात बनेगी नहीं। वेदना और चीज़ें वेदना के बिना हम होता नहीं। हाँ, हमारे साथ भी हुआ है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि हम एक साधारण नागरिक हूँ मैं। जी। हमारा परिवार एक साधारण व्यक्ति की तरह से ही रहा है। तो साधारण व्यक्ति के पास जो दबाव होते हैं वो सब हमारे पास भी थे। जी। लेकिन उसको हमने अपने लेखन में उतार दिया। अगर हमारे साथ कोई गलत भी हो रहा है तो हमने उसको लेखन में उतारा। हम किस किस तरह से चले, वो रास्ता हमने उसमें दे दिया। लेकिन हम जानना चाहेंगे क्या गलत हुआ, क्या ऐसा लगता है कि शायद सुपात्र थे आप? जो मतलब मैंने जैसे किसी और तरह मुड़ गई धारा। मैंने जैसे आपसे कहा कि दबाव होते हैं साधारण था, वो सारे दबाव आते ही हैं। और अब इस उम्र में आके हम घर में हैं, उससे पहले हम मकानों में थे। तो लेकिन हमें उससे बड़ा काम करना था कि उस परिस्थिति से निकलने के रास्ते क्या हैं। तो वो दायित्व हमने निभाने की कोशिश करी। वो किताबों के रूप में, रचनाओं के रूप में आई। और मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी था जी। क्योंकि पहाड़ की आपने बात की थी तो मुझे एक कविता की एक लाइन याद आ रही है कि औरत चढ़ती प्रश्नों की चढ़ाइयाँ, उठा कर लाती उत्तरों का गट्ठर, औरत की पीठ पर बंधा बच्चा है पहाड़। क्या बात है। तो जब तक वो तकलीफ़ें नहीं सुनी जाएंगी, वो तकलीफ़ें नहीं लिखी जाएंगी, उस तकलीफ़ों से हम समरस नहीं होंगे, तो साहित्य का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो साहित्य हमारे लिए कोई शौक़ नहीं है जी। हमारे लिए वो ज़रूरत है। एक ये कड़वा सच होता है और इसको स्वीकारना आसान नहीं होता। मैंने सुना है कि आपकी एक आत्मकथा भी आई है और उस आत्मकथा में भी निश्चित रूप से काफ़ी रोचक प्रसंग भी होंगे, काफ़ी ऐसी बातें होंगी जिस तरह के हम कसेला स्वाद की बात कर रहे हैं। हम कसेला स्वाद पर इसलिए जानना चाह रहे हैं ज़्यादा आपसे क्योंकि मीठा मीठा सबको सुखी लगता है और वो थोड़ी देर के लिए उसका स्वाद रहता है, लेकिन कसेला स्वाद जो होता है वो औषधि का काम भी करता है। तो कुछ औषधि के रूप में बने, कुछ ऐसी बात हो जो आपसे समझ आ सके। और मैं इसलिए विशेष रूप से कह रहा हूँ कि युवा जो पीढ़ी है वो विमुख हो रही है कई चीज़ों में। हम मोबाइल देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों में देखते हैं, ग्लैमर देखते हैं, लेकिन साहित्य के अंदर ये वेदना से संवेदना की यात्रा जो आपने की है, क्या बात। तो ये अपने आप में आपने पराजय नहीं। मुझे एक शेर याद आता है कि मैं खुश हूँ औजार बन, आपको समर्पित करता हूँ कि मैं खुश हूँ औजार बन तू ही बन हथियार। मैं खुश हूँ औजार बन तू ही बन हथियार और वक्त करेगा फैसला कौन हुआ बेकार। तो इस यात्रा में निश्चित रूप से ये जो मेरी आत्मकथा का, आपकी जो आत्मकथा है उसका ज़रूर चाहेंगे उसका भी आप वर्णन करें और ज़रूर कुछ खट्टे मीठे अनुभव आपसे साझा करें।
मैं आपको एक जनगीति सुना देता हूँ, जी प्लीज़। क्योंकि जिस तरह से आपने कहा वो जनगीत हाँ बिल्कुल, का ही वातावरण बन रहा है। निश्चित रूप से। मैं कुछ पंक्तियाँ उसकी सुनाता हूँ स्वागत, आपको। बहुत बहुत स्वागत। एक उठता हुआ बस चरण चाहिए, एक उठता हुआ बस चरण चाहिए, जनगीतों का वातावरण चाहिए, एक उठता हुआ बस चरण चाहिए। ये कमीशन, ये धंधे, ये दादागिरी, ये कमीशन, ये धंधे, ये दादागिरी, इनके चेहरों को नोचे वो जन चाहिए, एक उठता हुआ बस चरण चाहिए, जनगीतों का वातावरण चाहिए, एक उठता हुआ बस चरण चाहिए। भूख से एक दिन रोटियों ने कहा, भूख से एक दिन रोटियों ने कहा, जलता चूल्हा हमें जाने मन चाहिए, जलता चूल्हा हमें जाने मन चाहिए, एक उठता हुआ बस चरण चाहिए। ये रसोई भी रोई है सदियों तलक, क्या बात है। ये रसोई भी रोई है सदियों तलक, शब्द के बर्तनों में वजन चाहिए, शब्द के बर्तनों में वजन चाहिए, एक उठता हुआ बस चरण चाहिए, जनगीतों का वातावरण चाहिए, एक उठता हुआ बस चरण चाहिए। हाकिमों ने कहा लोग भूखे सही, उत्सवों के लिए और धन चाहिए, एक उठता हुआ बस चरण चाहिए, जनगीतों का वातावरण चाहिए, एक उठता हुआ बस देखिए, समझने वाले समझ गए होंगे और मैं तो खैर समझ ही रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इन पीड़ाओं का छोटे छोटे घाव हम भी सहते हैं। डॉक्टर साहब ने तो एक लंबा वेदना का एक दौर सहा है, और लेकिन उसके बावजूद ये प्रसन्नता और ये पॉजिटिविटी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और स्वयं से संतुष्ट ना होना, मुझे लगता है डॉक्टर साहब, शायद सबसे बड़ी जंग होती है। जिस दिन आप सैचुरेट हो जाते हैं, जिस दिन आप संतुष्ट हो जाते हैं, आप शायद रुक जाते हैं वहीं। और आपके माध्यम से इस धरती को ये सौभाग्य मिला, और हम भी कहीं ना कहीं, हमारे दर्शक भी इस संकेत को, इस संदेश को आत्मसात कर रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ, जिस ईमानदारी के साथ अपने अपना जीवन जिया है और पूरे परिवार ने जिया है। हमारी बहनों ने, हमारी दीदी ने, हमारे पिताजी ने, और हमारे जितने भी साहित्यिक बिरादरी के हमारे बंधु बांधव हैं, उन सब ने। डॉक्टर साहब, एक पॉजिटिव नोट के साथ मैं इस बात को एक विराम देना चाहूँगा फिलहाल के लिए। हालांकि मुझे लगता है कई श्रृंखलाएं हम कर सकते हैं और वो हम करेंगे अलग अलग विषयों पर, लेकिन फिलहाल एक पॉजिटिव नोट, एक नदी की बहती हुई नदी की तरह से आपके गीत बड़े प्रसिद्ध हुए हैं, और कविताएं और गीतों में जो आपने बात कही है, वो रवानगी के माध्यम से, उस नदी की रवानगी के माध्यम से एक संदेश यदि आप दर्शकों को चलते चलते दे सकें तो सौभाग्य हो। जरूर जी, ये मेरी आत्मकथा से ही जुड़ता है। जी स्वागत। देहरादून था कैसा, स्वागत। देहरादून में बाउंड्री वॉल नहीं होती थी जी, झाड़ियाँ होती थी, हेजेस जी, और हर घर के आगे नहरें होती थी। ओहो, क्या बात है। तो नदियों से हमारा नाता रहा। पलटन बाज़ार कभी आप जाएं, उसमें एक नहरों वाली गली है। शहनशाही आश्रम से दरबार तक एक नहर जाती थी बीच में। जी, ये नहरों का शहर था, ये बड़ा पानीदार शहर था। क्या बात। आज उसकी क्या स्थिति है आप लोग देख रहे हैं। एक गीत है जो नदी बचाओ आंदोलन से आया, स्वागत, और वो देश भर में गया, प्रस्तुत कर देता हूँ। जी स्वागत। पर्वत की चिट्ठी ले जाना तू सागर की ओर, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, तू ही मंदिर, तू ही मस्जिद, तू ही पंच प्रयाग, तू ही सीढ़ीदार खेत है, तू ही रोटी आग,
तुझे बेचने आए हैं ये पूंजी के चोर, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना। पर्वत की चिट्ठी ले जाना तू सागर की ओर, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना। एक दिन मेरे गांव में आना बहुत उदासी है, सबकी प्यास बुझाने वाली तू खुद प्यासी है। क्या बात। सबकी प्यास बुझाने वाली तू खुद प्यासी है। अरे तेरी प्यास बुझा सकते हैं, हम में है वो जोर, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना। पर्वत की चिट्ठी ले जाना तू सागर की ओर, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर हुई और उतनी ही गर्वपूर्ण अनुभूति के साथ आपने डॉक्टर साहब इस बात को कहा, रखा और हमने आत्मसात किया। मुझे लगता है संवाद का यही सिलसिला शायद सबसे बड़ी ज़रूरत है आज के दौर की, जब नफ़रतें अपने चरम पर हैं, द्वेष भाव चरम पर है, युद्ध हो रहे हैं, देश भिड़ रहे हैं। हमने खुद एक अभी बड़ा संकट से भी निकले, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो संकट गया है, अभी कहीं ना कहीं परिस्थितियां बनी हुई हैं। पर जो कुछ हो रहा है, यदि हम अपने घर से शुरुआत करते हैं, अपने परिवार से शुरुआत करते हैं, उन संस्कारों के निर्माण की शुरुआत करते हैं और एक पौधा रोपते हैं, तो नीड़ निश्चित रूप से तैयार होता है और वो एक दिन वट वृक्ष भी बनता है, जैसा आज परिवार के रूप में कुछ क्षण बिताकर हमने महसूस किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, लेकिन इस वादे के साथ कि आप फिर से हमसे जुड़ेंगे, कुछ समय हमें देंगे अपने व्यस्तताओं के बीच और अपने साहित्य सृजन के बीच। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इंडिया टॉक परिवार की ओर से। और चलते चलते एक बार और आप इस वादे को हमारी ओर से भी दोहरा दें कि आप फिर से हमसे मिलेंगे इंडिया टॉक के लिए। हाँ, इतनी अच्छी और पारिवारिक गंभीर बात हुई है, उतनी परिपक्व बात हुई है, तो मैं चाहूँगा बार बार आपसे मिला जाए और हमारी बात आपके माध्यम से वो संदेश जन जन तक पहुँचे। इसके लिए हम ज़रूर चाहेंगे कि आप लगातार मिलें और लगातार बात करें। हमें बहुत शुभकामनाएं, बहुत दिल से आशीर्वाद है कि आप लोग ये कार्य पूरी शिद्दत के साथ करते रहेंगे। धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा आपने सुना, डॉक्टर साहब से ये वादा मिला है या आशीर्वाद मिला है और ये संकल्प हम भी निश्चित रूप से आज इस उत्तराखंड की धरती पर ले रहे हैं कि आपसे बार बार मिलने आते रहेंगे, आपसे सुनते रहेंगे और अनुभवों को संजोते रहेंगे, ताकि हमें भी इस यात्रा में, इस पगडंडियों पर, तपती पगडंडी पर हमें भी कुछ छाँव मिलती रहे आपके प्राकृतिक सृजन से जुड़ी रचनाओं के माध्यम से, और एक हमें इस संकल्प को एक शक्ति मिलती रहे। ऐसे हमारे प्रयास रहेंगे, ऐसी हमारी अनुभूति रहेगी। और दर्शकों, आप भी जुड़े रहिए, ऐसे सुझाव आप हमें दें कि हम किन विभूतियों से मिल सकते हैं, आपके और हमारे बीच के लोगों से मिल सकते हैं, क्योंकि संवाद का ये सिलसिला ही निश्चित रूप से इंडिया टॉक को उस जगह ले जाएगा जिसका इंडिया टॉक हकदार है, या जिस परिकल्पना के साथ इस छोटे से मंच की एक बड़ी परिकल्पना तैयार की गई है। तो आप जुड़ते रहिए और निश्चित रूप से हम भी लाते रहेंगे ऐसी विभूतियों पे आपके सामने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और मेरी टीम के बहुत अहम सदस्य अभिधिमान निश्चित रूप से आपसे वार्तालाप करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।